गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपने सीरीज के नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंच रहे हैं अपने हेरिडिटी चैप्टर के साथ। जर्नी थ्रू हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है और ये एक्चुअली रिलेटेड है आपको। हम लोगों ने इससे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ा, उसको समझने के बाद ये समझ हम लोगों को आसानी से आ जाएगी कि हेरिडिटी क्या है और कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। इसके साथ ही इसमें एक टर्म आता है वेरिएशन, जिसको कि आपको जानना ज़रूरी है। सिमिलरिटी और वेरिएशन। अपने माता पिता से, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनमें कुछ गुण होते हैं जो आइदर एक्सटर्नल और समथिंग मे बी इंटरनल, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। वो कुछ गुण, उनमें कुछ कैरेक्टर माता पिता के बिल्कुल सिमिलर देखे जाते हैं, तो वो सिमिलरिटी हो गई। और कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो स्लाइटली या कम्प्लीटली डिफ़र कर जाते हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो वेरिएशन कहलाता है, वो डिफरेंसेज कहलाता है। तो ये जो चेंजेज हो जाता है ना, वो हम लोग वेरिएशन के अंतर्गत जानते हैं। और ये वेरिएशन हमने जैसा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आगे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की संभावना नहीं रहती है, बहुत ही मिनिमम रहती है या नहीं के बराबर रहती है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स हमेशा एक सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, फ्यूजन, ये सब बातें होती ही नहीं है। तो वहाँ पे सिमिलरिटी ज़्यादा होती है और डिफरेंसेज कम होते हैं, और इसी वजह से वेरिएशन की संभावना नहीं के बराबर होती है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो पेरेंट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं और two different types of gamete gets fused and then offspring produced होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेरिएशन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेरिडिटी। इसके डेफिनेशन पे, तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब कि माता पिता से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है, ये प्रोसेस ही आपको हेरिडिटी कहलाती है। और डेफिनेशन आपको निश्चित तौर पे याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ये ट्रांसफ़र कैरेक्टर कैसे और क्या होता है। तो वो इनहेरिटेंस क्या है, ये अलग वर्ड है। हमने जैसा स्टार्ट से हम लोगों ने अपने इस सीरीज में ध्यान रखा है कि जो भी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उनका डेफिनेशन आपको क्लियरली पता होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हमारा इस चैप्टर का अगला वर्ड है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या है कि ये हेरिडिटी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर हुआ, और ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस तरीके से होता है, उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। द मैकेनिज्म थ्रू विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पास फ्रॉम one generation to another via transmission of genetic information। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो आपको इनहेरिटेंस कहलाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत दो पेरेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट पेरेंट और सेकंड पेरेंट दोनों के पास डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि उनके सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और वो गैमिट का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो गैमिट हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। आफ्टर दैट फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बीच में, और फिर से वो डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाता है। और जो ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे मतलब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनमें माँ और पिता यानी कि दोनों ही पेरेंट्स के गुण का कॉम्बिनेशन होता है, और इसीलिए वेरिएशन डेवलप होता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये इनहेरिटेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रेट्स
अगला वर्ड है हमारा इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स। ट्रेट्स एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो क्या है, कैरेक्टर्स। हम लोग कैरेक्टर से तो परिचित हैं इस वर्ड से। तो साइंस बायोलॉजिकल टर्म में इस चैप्टर में आपको कैरेक्टर के लिए ही वर्ड यूज किया गया है, ट्रेट्स। तो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, आइदर एक्सटर्नल और सम टाइम्स इट में भी इंटरनल, जो कैरेक्टर होते हैं जो थोड़े डिफ़र करते हैं, जैसे हमारे हेयर के कलर, आइज के कलर, शेप साइज, नोज का शेप साइज, स्किन का टोन, अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, वो सारे चीज़ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में यानी कि उनके चाइल्ड में, उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, वो आपको ट्रेट्स कहलाते हैं। और ये जो है आपको दोनों तरीके से, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी चेंज होते हैं, उनमें चेंजेज आ जाते हैं, और जेनेटिक कम्बिनेशन के कारण भी ये चेंजेज आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जीन। जीन क्या है, तो जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि हेरिडिटी जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। हम अब ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जीन मेनली जो है डीएनए, हमने जाना कि हर एक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और डीएनए जो है उसी का एक पार्ट क्रोमोजोम, डीएनए का पार्ट हो जाता है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम पे ही जीन सिचुएटेड होता है। और हर एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक कैरेक्टर के लिए। मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ अभी हम लोग मोस्टली ह्यूमन बीइंग की ही पहले बात कर रहे हैं, या किसी प्लांट की ही बात करें, तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपको दिख रहे हैं या नहीं भी दिख रहे हैं, इंटरनल कैरेक्टर हैं जो, वो सारे कैरेक्टर के लिए एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है। और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन, वो आपको बताया जा रहा है। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कैरिंग हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को जीन ही कैरी करता है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के समय वो जीन जो है कैरेक्टर के साथ ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रेट, हर एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो मतलब बच्चे में वो कैरेक्टर को ले जाने का काम करता है। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेलुलर फंक्शन, जीन क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस जो कि जीन से रिलेटेड है, और वहीं से कैरेक्टर जो है वो डेवलप कर पाता है। डिफाइन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट थ्रू जेनेटिक एक्सप्रेशन, तो ये सारे इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ आपको फिगर के साथ, ड्राइंग के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को जब एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग देखते हैं तो इस तरह का डीएनए का सेगमेंट आता है, और डीएनए के सेगमेंट में ही हर एक पोर्शन पे जीन सिचुएटेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलील। एलील क्या है, ये अपना इस चैप्टर का अगला टर्म है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार आपको चैप्टर में आएगा, दिखेगा। और अगर आप ये इन शब्दों के बारे में नहीं जानेंगे तो चैप्टर को समझना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एलील और कुछ भी नहीं है, जैसे कि सिबलिंग्स होते हैं ना, भाई बहन होते हैं ना, तो एक तरह से समझिए एक कैरेक्टर का डिफरेंट वर्जन जो होता है, डिफरेंट टाइप्स जो होता है। अब जैसे कि पौधे की लंबाई एक कैरेक्टर है, और उसका डिफरेंट टाइप व लेंथ एक कैरेक्टर है। अब उसमें कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, तो वो डिफरेंट वर्जन हो गया लेंथ का, ठीक है। तो वही वो जो डिफरेंट उसका अलग अलग रूप हो गया, वही एलील्स कहलाता है, ठीक है। वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ पार्टिकुलर जीन, जीन कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करता है, कैरेक्टर को डिफाइन करता है, और उस कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म ही आपको एलील कहलाता है, जो कि आपको सेम जगह पे क्रोमोजोम पे सिचुएटेड होता है। क्रोमोजोम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीएनए में 2 स्पाइरल होता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, और उन दोनों पर एक ही कैरेक्टर के 2 वर्जन रह सकते हैं, जो कि हो सकता है समटाइम्स दे मे बी सिमिलर
तो वो होमोजाइगस कहलाते हैं, और इफ़ दे आर डिफरेंट देन दे आर नोन एज हेट्रोजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे जो इस चैप्टर का बेस है हेरिडिटी और जेनेटिक्स, जीन के बारे में आपको जानना है। उसको सबसे पहले उस पर शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग तरह के रूल्स बनाए। उसके लिए सबसे पहले हम लोग थैंकफुल हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के। ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे और जिन्होंने अपने लाइफ में पी प्लांट को उन्होंने चुना था और पी प्लांट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था इससे रिलेटेड, और उसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने डिफरेंट रूल्स इसके बनाए थे, दिए थे, और जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए, और इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, known as father of genetics, pioneered the scientific study of heredity through systematic experiments with pea plant. उन्होंने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था 19th सेंचुरी में, और ये सब उन्होंने उसके बाद जो भी बताया उसको धीरे धीरे पूरी दुनिया ने जाना, समझा, और आज हम लोग बार बार उनकी बताई हुई चीज़ों को पढ़ करके और तब इनको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर जेनेटिक स्टडी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एज अ क्वेश्चन इस चैप्टर में बार बार पूछा जाता है कि आखिर मेंडल ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने पी प्लांट को ही, मटर के पौधे को ही अपनी स्टडी के लिए चुना। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि मटर के पौधे में उन्होंने देखा कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको बहुत ज़्यादा मिले, मतलब कि दो एक ही तरह के कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म जो हमने एलील्स के रूप में जाना, वो यहाँ पे 7 पेयर उनको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने देखे जिस पे कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार कर लेने से तो सफल नहीं हो जाता है ना, जब तक कि आप उसको साबित करने के लिए बार बार करते हो। और क्योंकि कोई भी आदमी आपकी बात को एक ही बार में तो नहीं मानता है ना, तो आपको अपनी बात को रखने के लिए पहले खुद में मतलब पक्का होना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके लिए उन्होंने देखा कि ठीक है कि एक कैरेक्टर पे तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन मुझे बार बार अलग अलग कैरेक्टर्स पे भी क्या यही रूल्स मतलब फिक्स होते हैं, एप्लीकेबल हैं वही रूल्स। तो जब उन्होंने देखा कि तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे उनको बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे। दूसरी बात उन्होंने फ़ायदेमंद बात देखी कि ये एक ऐसा प्लांट था जिसमें कि उन्होंने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन इस दोनों की सुविधा है, कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट भी है और इसका क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन में फ़ायदा क्या हो जाता है ना कि नेचर पे अगर छोड़ दिया जाए तो एक टाइम पे होगा ही, लेकिन खुद लैब में समय के साथ वो अपनी सुविधा के अनुसार भी फर्टिलाइज उसको करा करके सीड ऑब्टेन करते थे, ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन उन्होंने पाया और नेक्स्ट जनरेशन के पौधे को उगाया। मैं जब भी इस टॉपिक को पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि सोचिए कि जब उन्होंने ये किया होगा तभी मतलब लोगों ने उनको क्या समझा होगा कि क्या ये फालतू का एक पौधा लगा करके और लगे हुए उलझे हुए हैं, काम वाम नहीं है इसलिए ये उलझे हुए हैं। लेकिन उस समय लोगों ने ये समझा भी नहीं होगा और इन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इनके दुनिया से चले जाने के इतने दिनों बाद तक भी हम लोग जो है ना, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इनके कितने बड़े थैंकफुल हैं इनके लिए कि मतलब इन्होंने इतनी अच्छी स्टडी की और हमारे लिए इस स्टडी को इतना आसान बना दिया है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि ये डिफरेंट यहाँ पे ट्रेट्स हैं जो अभी बात मैंने की, रैपिड ग्रोथ साइकिल, जल्दी जल्दी इसमें ग्रोथ होता है इस प्लांट में, और ताकि हम लोग फिर से मतलब मैच्योर ग्रोथ होने का क्या मतलब हुआ कि वो मैच्योर होता है और फिर से फर्टिलाइज्ड होता है, सीड बनता है, तो इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी रिजल्ट पाते हैं।
और वही क्रॉस पॉलिनेशन इसका अपने अकॉर्डिंग भी उन्होंने देखा कि इसको फिक्स किया जा सकता है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण उन्होंने पी प्लांट को ही चुना था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मेथड पॉलिनेशन इन पी। सेल्फ पॉलिनेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंतर्गत जो है स्टामिन और एंथर के बीच में मतलब पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र होता है उसको पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र। और वो जब एक सिंगल फ्लावर में होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड कहलाता है, और जब दो या खुद से करवाया जाए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये उन्होंने इस हिसाब से कंट्रोल करके किया अपने तरीके से, ताकि वो रिजल्ट अपने तरीके से अपने समय पे पा सकें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। अब अगला इम्पॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। ऐसे भी आपने सुना होगा, डोमिनेंसी, रिसेसिवनेस, ये सब वर्ड आपने शायद सुना होगा, और नहीं सुना है तो अब सुनिए और जानिए, क्योंकि इस चैप्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंस रखता है ये टर्म कि डोमिनेटिंग पावर किसको बोलते हैं। कि जब एक ही घर में आप लोग जैसे रहते हो तो हम लोगों के घर में किसी की ज़्यादा चलती है, बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो किसी की ज़्यादा चलती है। यहाँ तक कि भाई बहन में भी होता है ना कि उसकी बात मम्मी ज़्यादा सुन लेती हैं, वो हर चीज़ में आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। ऐसे और जनरली जिस घर में जो होते हैं फादर जो होते हैं, जो मतलब अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं, वो जनरली डोमिनेटिंग थोड़े हो जाते हैं कि नहीं, और बाकी लोग थोड़े से रिसेसिव हो जाते हैं, छिपे हुए रहते हैं, पावर उनके पास भी होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब हमने एलील पढ़ा, अगर एक ही कैरेक्टर के दो वर्जन एक साथ हैं और उसमें से एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा छुपा हुआ रहता है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं पाता है, तो नहीं करता है, तो जो एक्सप्रेस खुद को कर पा रहा है पेयर में अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक खुद को जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर कहलाएगा, और दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने हेल्प लिया था कि जब उन्होंने अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो जो फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग उन्होंने पाया था उसमें उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता था उसमें टॉलनेस का कैपिटल टी और ड्रॉफनेस का स्मॉल टी, ये दोनों एक साथ उपलब्ध था, लेकिन प्लांट टॉल ही हुआ, ड्रॉफ नहीं हुआ। तो उसके पीछे कारण यही था कि टॉलनेस जो है वो जब तक या तो सिंगल रहे या डबल पेयर में भी कैपिटल टी ही प्रेजेंट है, टॉलनेस वाला ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा उसके सामने छिपा हुआ रहता है। इसी को हम लोग डोमिनेंट ट्रेट के नाम से जानते हैं, और रिसेसिव जो कि तभी एक्सप्रेस होता है जब वो पेयर में रहता है, नहीं तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जेनेटिक टर्म्स एंड देयर कॉन्सेप्ट। तो क्रोमोजोम, क्रोमेटीन, एलील, फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्रोमोजोम और जीन, जैसा कि हमने जाना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल न्यूक्लियस कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट से बात होती आ रही है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो कैरी करता है वो धागे नुमा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको क्रोमोजोम कहलाता है, जो सेल के न्यूक्लियस में उपलब्ध होता है। और इसका एक सेगमेंट जो होता है ऑन अ क्रोमोजोम कोडिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, जीन जो होता है वो उसका एक पार्ट होता है, ठीक है ना, क्रोमोजोम का एक पार्ट होता है। एलील क्या हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन, एक जीन का डिफरेंट फॉर्म जो होता है वो एलील कहलाता है। हमने इससे पहले भी अभी पढ़ा था। अब नया वर्ड यहाँ आ रहा है, फिनोटाइप वर्सेस जीनोटाइप। ये क्या होता है, फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन, जो कि हम लोग बाहर से देखते हैं, बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को मतलब ऐसे में कि शारीरिक जो बनावट होती है, ठीक है,
है, फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो फिनोटाइप कहलाता है। और किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है कि उसका जीन कैसा है, जो नॉर्मली हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं, वो उसका इंटरनल कैरेक्टर हुआ, तो वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप ये भी आपको जानना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं होमोजाइगस वर्सेज हेट्रोजाइगस। अभी मैंने अर्लियर पेज में भी ये आपको बताया कि होमोजाइगस क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म पजेज आइडेंटिकल एलील फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। एक ही ट्रेट का एक जैसा एलील अगर क्रोमोजोम के दोनों ही पार्ट पे, थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर है जो डबल लेयर में उलझा हुआ है, और वो अगर दोनों पर ही सेम एलील एक ही वर्जन उपस्थित है तो उसको हम लोग होमोजाइगस बोलेंगे। और हेट्रोजाइगस हो गया कैरी डिफरेंट एलील्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, मतलब कि टी कैपिटल टी दोनों पे, अगर क्रोमोजोम के दोनों ही पार्ट पे, दोनों ही आर्म्स पे अगर कैपिटल टी ही उपलब्ध है तो हम लोग उस सिचुएशन को होमोजाइगस के नाम से जानेंगे। और अगर एक पे कैपिटल टी और एक आर्म पे स्मॉल टी है तो हम लोग उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन के नाम पे जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं F1 एंड F2 जनरेशन एंड क्रोमोजोम सेट। अब F1 जनरेशन क्या हुआ कि जब पेरेंट्स मेल और फीमेल या पेरेंट, फर्स्ट पेरेंट और सेकेंड पेरेंट के गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और एक ऑफस्प्रिंग आता है, तो उसको हम लोग पहला जो प्राप्त हुआ पहली पीढ़ी, ठीक है ना, उसको F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। फिर F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मेंडल जी ने पाए उनको जब उन्होंने फ्यूज करवाया उसके गैमेट को, और उसके बाद जो प्लांट्स उन्होंने उनको प्राप्त हुए उसको उन्होंने नाम दिया F2 जनरेशन। जैसे कि हम लोग नॉर्मल में बोलते हैं ना कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तो वही हुआ F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ पेरेंट्स के बीच में, F1 जनरेशन आया। और F2 जनरेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच में जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ। और क्रोमोजोम का कंडीशन क्या हुआ कि हैप्लॉइड सेल था, गैमिट में हैप्लॉइड सेल आएंगे, सिंगल क्रोमोजोम, उसके बाद जब वो फ्यूज कर जाएंगे तो वो डिप्लॉयड हो जाएंगे। ये तो बार बार आपने रिप्रोडक्शन के भी चैप्टर में आपने पढ़ा भी है, मैंने बताया, आपने पढ़ भी रखा है, तो इसको, इन सब बातों को, बेसिक बातों को आप ध्यान में रखेंगे। लाइन बाय लाइन इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है, कोई भी चीज़ जो है ना उल्टी दिशा में नहीं पढ़ाई जाती है, ताकि आप पहले उन सब चीज़ों को समझ लें तब हम आगे बढ़ें। तो रिप्रोडक्शन अगर आप अच्छे से आपने देख रखा होगा और पढ़ रखा होगा तभी आपको हेरिडिटी समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग लगेगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया होगा आपने ना, तो यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, बस कुछ टर्म्स आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, तो उन्होंने क्या क्या कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, किस किस बेसिस पे उन्होंने अपने लॉ दिए। तो पहला है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो बार बार बात हो रही है कि उन्होंने पी प्लांट के डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब कि बिल्कुल अपोजिट, जैसे एक ही कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट फॉर्म को लिया ताकि समझने में आसानी हो सके। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है ना, तो वो खुद के लिए भी उसको समझने में आसानी होता है, फिर तभी तो उसको मतलब अच्छा लगता है, इंजॉय वो करता है। और जब आप इंजॉय करते हैं उस चीज़ को तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं और खुद समझ पाते हैं। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब ये मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, बस उनको अच्छा लग रहा था इसलिए उन्होंने किया। लेकिन खुद के समझने के लिए उन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया ताकि क्लियर कट उनको समझ में आए। ठीक है ना, तो पहला लिया उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसके अंतर्गत सीड का आपको शेप है राउंड और रिंकल। ठीक है, उसी तरह से प्लांट के लेंथ में टॉल और शॉर्ट, उसके बाद फ्लावर का कलर वायलेट और वाइट। इस तरह के बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स को उन्होंने लिया ताकि क्लियर कट समझ में आए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। ठीक है,
दूसरा है सिस्टमेटिक क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग जो कि पहले भी बात हुई कि सेल्फ पॉलिनेटेड भी था और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता था। उन्होंने इस तरीके से किया ताकि वो उनके अंडर कंट्रोल रह सके और वो रिजल्ट की स्टडी अच्छे तरीके से कर सके। ट्रैकिंग एंड कैलकुलेटिंग, और रिजल्ट पाने के बाद उसका कैलकुलेशन वो अच्छे तरीके से कर पाए कि कितने प्लांट में कौन सा कैरेक्टर आया, कितने प्लांट में नहीं आया, क्यों आया, इस सब चीज़ों को वो खुद भी अच्छे से खुद समझ पाएँ। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप से अपने एक्सपेरिमेंट को किया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उनका पहला क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको कि आपको पढ़ना है। मोनो मतलब होता ही है सिंगल, ठीक है ना। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, बाजार भी हम लोग जाते हैं ना, आजकल कॉमनली यूज होता है ये वर्ड कि हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड फ्रूट है, अनाज का टाइप होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के गैमेट्स प्लांट में क्रॉसिंग करवाया जाता है, ठीक है ना। और तब जो ताकि अच्छे कैरेक्टर, डिजायरेबल कैरेक्टर हमें अवेलेबल हो सकें, और तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, और उससे जो प्राप्त होता है रिजल्ट उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। तो मोनो हाइब्रिड में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है हाइब्रिड पाने के लिए, पर सिंगल कैरेक्टर को जब ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले आसानी से समझने के लिए मेंडल जी ने एक सिंगल कैरेक्टर पे स्टडी की, और इसीलिए इस क्रॉस को नाम दिया उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टडी उन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर पर की मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने टॉलनेस को लिया, प्लांट की लंबाई को नज़र में लिया। तो लंबा प्लांट और छोटा प्लांट, नाटा प्लांट, ठीक है ना। लंबाई के लिए उन्होंने टॉलनेस का कैपिटल टी लिया, और ड्रॉफनेस के लिए उन्होंने स्मॉल टी लिया। ये भी एक ये है कि क्यों नहीं उन्होंने डी लिया, ड्रॉफनेस के लिए टी ही क्यों लिया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। भले ही हम लोग पढ़ रहे हैं किताब में, आपको चैप्टर में 2 ही एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 ही क्रॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने जीवन काल में बहुत क्रॉस किए। तो उसके रिजल्ट को पाने के लिए अगर वो सबके लिए अलग अलग इस तरह से देखते तो और ज़्यादा उलझन पैदा होती। तो इसलिए उन्होंने शायद डिसाइड किया होगा कि टॉलनेस के लिए उन्होंने टिपिकल टी सिंबॉलिक उसको सिंबल लिया, और ड्रॉफनेस के लिए डी न लेके स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। और जब उनके पेरेंट्स प्लांट से गैमिट बने कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उन दोनों में से क्रॉस करवाया गया, और क्रॉस कराने पे जो रिजल्ट मिला वो आया आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन, उसका जीनोटाइप आया। भले ही वो टॉल प्लांट उन्होंने पाया, लेकिन उसका जीनोटाइप आया कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ, और फिर उनमें आपस में सेल्फिंग कराई गई F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने ये जो 4 पौधे उनको मिले, उन 4 टाइप के पौधों में उन्होंने देखा कि एक में होमोजाइगस कंडीशन था टॉलनेस के लिए, एक में होमोजाइगस कंडीशन है ड्वार्फनेस के लिए, और 2 ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन चूंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अनुसार डोमिनेंट जो जीन होते हैं वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये प्लांट टॉल ही हुए। अब इनके हिसाब से उन्होंने रेशियो बनाया प्लांट जो उन्होंने पाए, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। उनका जीनोटाइप क्या है, उनका फिनोटाइप क्या है। तो फिनोटिपिक रेशियो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंत में देखा तो 3:1। क्यों? क्योंकि 3 लंबे पौधे मिले और एक छोटी हाइट वाला पौधा मिला। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:1, क्योंकि उनका जीनोटाइप जो है एक का प्योर है और एक का प्योर ड्वार्फ है, और 2 जो हैं वो मिक्सअप वाले कंडीशन में है, मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रेशियो आपको याद रखना होगा और एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अधिकतर जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड ही, भले ही इस पे सिचुएशन अलग अलग दे दिया जाए, सेम टू सेम ना रहे, सिचुएशन अलग अलग दे दिया जाए, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस क्रॉस को आप अच्छे से समझ लेंगे और उसके रेशियो को आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल कैरेक्टर पर जब कंसीडर उन्होंने किया तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, और जब उन्होंने दो कैरेक्टर्स को अंडर कंसीडरेशन लिया तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाया। इसके अंतर्गत उन्होंने नल ने सीड के शेप और सीड के कलर को अंडर कंसीडरेशन लिया। शेप दो तरह का, राउंड और रिंकल, कलर दो तरह का, येलो और ग्रीन, और उसको अंडर कंसीडरेशन लेकर के उन्होंने जो क्रॉस करवाया उसके रिजल्ट में उन्होंने जो प्लांट पाए उनका रेशियो जाता है 9331। यह इसका फिनोटिपिक रेशियो है, मतलब कि फिजिकली आउटर अपीयरेंस के तहत ये रेशियो आता है। इसको आप लोग इस रेशियो को भी ध्यान में रखेंगे, और यहाँ पे दो कैरेक्टर को उन्होंने अंडर कंसीडरेशन लिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जो कि खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, सिंगल रहने पर भी जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है वो कैरेक्टर डोमिनेटिंग कैरेक्टर कहलाता है, और यही जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, उनका जो मेंडल के द्वारा दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ट्रेट कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ एलील्स इन हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन, द डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेस्ड एंड द रिसेसिव एलील इज हिडन। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि टॉल और शॉर्ट को जब फ्यूज करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, तो जो ऑफस्प्रिंग मिले उनके पास आप जो फर्स्ट जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग मिले उनके पास टॉलनेस का एक जीन आया और एक आया आपको ड्वार्फनेस का, लेकिन वो दोनों साथ में थे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन प्लांट टॉल ही हुआ। क्यों? क्योंकि टॉलनेस जो है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी में उन्होंने यही क्लियर किया, अपने बार बार एक्सपेरिमेंट को दोहराने के बाद भी वो इस रिजल्ट पर आए कि चाहे जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो चाहे होमोजाइगस फॉर्म में रहें या हेट्रोजाइगस फॉर्म में रहें, वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, उसी के को यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि जीनोटाइप अगर होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, या होमोजाइगस जब रेसेसिव कैरेक्टर के जीन भी होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे तो वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, और खासियत ये है कि ये आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग क्रोमोजोम के अलग अलग आर्म्स पे सिचुएटेड होते हैं और ये आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, और इसी वजह से जब नेक्स्ट जनरेशन में फिर से रेसेसिव कैरेक्टर वाले जीन होमोजाइगस फॉर्म में आते हैं तो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। लॉ फर्स्ट लॉ हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, और उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही हो गया अलगाव, ठीक है। तो जब नॉर्मली क्रोमोजोम डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और उसका मतलब 2 आर्म्स है, और उस दोनों पे पेयर में जीन प्रेजेंट हैं कैरेक्टर्स के। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को थोड़ा ध्यान में रखिए, गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो पेयर आपस में अलग होता है, और यहीं पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज होता है कि दोनों एलील से, दोनों क्रोमोजोम के आर्म पे एक ही जीन के 2 डिफरेंट या सेम टाइप प्रेजेंट हैं, लेकिन गैमेट के फॉर्मेशन के, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, और गैमेट के फॉर्मेशन के समय ये अलग होते हैं, एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते हैं, सेपरेटली दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाता है आपको।
organism carry 2 alleles per gene but transmit only 1 allele to their offspring. अपने offspring पर को वो एक ही एलील दे पाते हैं. अब अगर होमोजाइगस रहेंगे तो सेम एलील देंगे, नहीं हेट्रोजाइगस रहेंगे तो अलग अलग एलील देंगे. ठीक है. और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसमें आपको सिंपली इसी बात को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही ध्यान में रखिए कि इसी बात को और थोड़ा डिटेल में उन्होंने समझाया कि अभी तक तो वो एक कैरेक्टर पे विचार कर रहे थे. जब उन्होंने 2 कैरेक्टर पे विचार किया, 2 कैरेक्टर्स को अंडर कंसीडरेशन रखा, फिर भी उन्होंने पाया कि गैमेट के फॉर्मेशन के समय सभी स्वतंत्र थे. और ऐसा कैसे पता चला उनको कि जो रिजल्ट मिला तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशन उनको बिल्कुल पैरेंटल कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए, कुछ कॉम्बिनेशन मिक्सअप वाले ही भी प्राप्त हुए, कुछ बिल्कुल अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले भी प्राप्त हुए. तो इस तरह से उन्होंने पाया कि इसका मतलब हर जीन जो है अपने मतलब अपने इसको बिहेवियर को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखता है. और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो सब अलग अलग स्वतंत्र तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है. ठीक है. तो इस तरह से ये 3 मुख्य इम्पॉर्टेंट आपको लॉ हैं हेरिडिटी के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको आपको डेफिनेशन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ ध्यान में रखना है कि कैसे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो डीएनए क्रोमोजोम में जीन पाए जाते हैं, और जीन जो होते हैं वही कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बार बार ये बात दोहराई जा रही है, इसको आपको दिमाग में रखना है. ठीक है. सेलुलर डीएनए डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस, स्पेसिफिक जीन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन. जो कैरेक्टर का जीन होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है और उस हिसाब का प्रोटीन सिंथेसिस होता है और उसी से कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं. ठीक है. प्लांट का जैसे हाइट का एग्जाम्पल, शुरू से ही अभी हाइट पे ही बात हो रही है, तो जो जीन है वो ग्रोथ हार्मोन, अब हाइट कैसे बढ़ेगी कि प्लांट में ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन किससे अटैच होता है आपको, ऑक्सीजन से, और वो ज़्यादा उसका सिक्रेशन होगा तभी प्लांट की लंबाई बढ़ेगी. तो जीन ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा कि ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करना है तो प्लांट में ज़्यादा उस सेल में ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट होगा. तो ये सारा जो है एक दूसरे से अटैच और रिलेटेड है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड. तो हम लोग बार बार समझ रहे हैं कि क्योंकि ये सारा काम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, आइदर इन प्लांट और एनिमल जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो मेल और फीमेल 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे हमेशा, और उनका जो गैमेट बनेगा हैप्लॉइड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला होगा, जो कि फिर आफ्टर फ्यूजन डिप्लॉइड कंडीशन में आएगा. टॉल वर्सेस शॉर्ट प्लांट में भी, चाहे वो मतलब एनिमल में मैन के द्वारा देखिए या प्लांट में आप देखिए कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाले कैरेक्टर को लिया गया, गैमेट बना, और जब फ्यूजन हुआ F1 जनरेशन प्राप्त हुआ, और वो F1 जनरेशन के सारे प्लांट टॉल हुए. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन कि कैसे ये फाइनलाइज होता है, ये फिक्स होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा. तो ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना अलग अलग तरीका होता है, जिसके कारण ये निश्चित होता है कि ये मेल होने जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है. स्पेसिफिक क्रोमोसोम कैरिंग सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स. अच्छा, ये भी हमेशा याद रखिए कि सेक्स जो बताते हैं वो जो जीन होते हैं वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम में पाए जाते हैं. बाकी सारा क्रोमोसोम जो है एक जैसा पाया जाता है, जिसको ऑटोजोम्स के नाम से जाना जाता है, जिससे बाकी के कैरेक्टर फिक्स होते हैं, और इसीलिए बाकी का कैरेक्टर
मेल और फीमेल दोनों में, आइदर इन प्लांट की बात कर लें और इन एनिमल्स की बात कर लें, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लें, तो इन जनरल बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। अब जैसे आइज है, नोज है, लिप्स है, ये सब तो नॉर्मली सब में सिमिलर होता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम कैरी करता है और वो उसी से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है। ह्यूमन हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इसको आप याद रखेंगे कि ह्यूमन बीइंग के पास 22 पेयर जो होता है, 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम्स का होता है, बाकी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है और इसी से सेक्स फिक्स होता है, डिटरमाइन होता है। ठीक है। मदर के पास जो है होमोजाइगस कंडीशन होता है, XX इसको डिनोट किया जाता है। फादर के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है, XY, और जब फादर से स्पर्म बनेगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि एक मदर के, तो मदर के साथ जो एक बन रहा है, जितने भी एक बन रहे हैं सबके पास कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है, आपको X आ रहा है। लेकिन फादर के पास 2 डिफरेंट टाइप्स के स्पर्म मेल गैमेट बनेंगे, कुछ के पास X है और कुछ के पास Y है। अब ये जो फ्यूजन जब होगा तो ये निश्चित होता है कि X अगर X के साथ ही फ्यूज वाले स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहा है तो फीमेल बेबी होगी, क्योंकि XX होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो फीमेल बेबी होगी, बर्थ होगा। और अगर X वाला क्रोमोसोम फीमेल का और Y क्रोमोसोम वाला मेल का गैमेट फ्यूज हो रहा है आपस में, तो ऐसे कंडीशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगा और XY के कॉम्बिनेशन से मेल चाइल्ड बॉर्न करेगा, उस जन्म लेगा। ठीक है। तो इस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, इसी को आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में ये कंडीशन होता है और फीमेल में ये कंडीशन होता है। मेल में 44 प्लस XY, क्योंकि 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के, ठीक है ना, तो इसीलिए 44 प्लस XY का कंडीशन होता है और फीमेल में 44 प्लस XX का कंडीशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन, जो अभी पहले भी बात हुई अर्लियर, फादर से X और Y, और यहाँ पे दोनों में ही XX ही कंडीशन है, और इसीलिए जो बच्चे का सेक्स होता है वो डिफाइन करता है, वो डिपेंड करता है फादर पे ऑलवेज, इसमें मदर का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है ना। और लेकिन हम लोग की सोसाइटी में इन जनरल जो थोड़ी इलिटरेट सोसाइटी होती है या मे बी लिटरेट सोसाइटी भी होती है, उसमें लड़की अगर बार बार पैदा होती है, आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे अगर लड़की बार बार पैदा होती है तो उसके लिए लड़की को, औरत को ही, मतलब माँ को ही दोषी माना जाता है, जबकि हम लोग पढ़ लिख करके इतना ये सब चीज़ अब समझ सकते हैं और समझना चाहिए हमें, है ना। इस तरह ये हमारा चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो ख़त्म हुआ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म हुआ। आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ध्यान देंगे, डिफरेंट लॉ और उसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे, और जो थोड़े बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं हैं इस चैप्टर में तो उन पे आप लोग ध्यान देंगे और उसको याद करें।